तो आ गया जो एयर होती है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, यानी कि हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी गैसेस होती है। तो हम ये जानेंगे कि कैसे एयर के अंदर जो गैसेस होती है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। ये गैसेस एयर के अंदर डिसॉल्व हुई होती है। तो हम पहले इन गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अब लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम टेम्परेचर को कम करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। इससे करने से जो गैस है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फिर हम इन गैसेस का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम इन्हें हीट करेंगे। जब ये हीट होंगी तो हर एक गैस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा और वो गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पे कंडेंस होगी, यानी कि गैस से फिर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी। तो जैसा हमें पता है कि एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है और उसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यानी नीचे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है और ऊपर बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो जब ये गैसेज इसके अंदर से गुजरेगी, जो थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे कंडेंस होती है वो यहीं पे ही रह के कंडेंस हो जाएगी, और जो थोड़े कम टेम्परेचर पे कंडेंस होती है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर कंडेंस हो जाएगी, और वहाँ से हम इसे सेपरेट कर लेंगे। तो ऐसे ये गैसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग अलग हाइट पे चली जाती है और इन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं। तुम इस डायग्राम में देखो, यहाँ से एयर आई और यहाँ पे हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और ये गैस यहाँ से इस टैंक के अंदर आ जाएगी। इस टैंक के अंदर टेम्परेचर बहुत कम है क्योंकि इसके अंदर बहुत ठंडा पानी फ्लो रहा है। ये गैस यहाँ पे एकदम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि हमने टेम्परेचर को कम कर दिया और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। तो ये गैस इस टैंक से इस सेपरेटर के अंदर चली जाएगी। इस सेपरेटर के अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर लेंगे। अब ये प्योर गैस यानी एयर इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर चली जाएगी। अब ये लिक्विड के अंदर है। जब हम इसे थोड़ा हीट करेंगे तो अलग अलग गैसेस वेपर प्रोड्यूस करेगी और इन गैसेस का वेपर अलग अलग हाइट्स पे जाएगा। जो कम टेम्परेचर पे कंडेंस होगी वो गैस ऊपर जाएगी और ऊपर से सेपरेट हो जाएगी, और जो थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे कंडेंस हो जाएगी वो इस नीचे वाली वॉल से इस टैंक के अंदर चली जाएगी, जैसे कि ऑक्सीजन गई हुई है। तो ऐसे हम एयर के अंदर अलग अलग गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक मिक्सचर है इम्प्योर कॉपर सल्फेट का। इस मिक्सचर के अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर इम्प्योरिटीज मिक्स हुई हुई है। तो हमें इस मिक्सचर को प्योर बनाना है, यानी इन इम्प्योरिटीज़ को हटाना है। तो हम इस मिक्सचर के अंदर थोड़ा वाटर ऐड कर देंगे और फिर इस मिक्सचर को एक चाइना डिश में डाल देंगे और उस चाइना डिश को एक बीकर के ऊपर रख देंगे और नीचे एक बर्नर लगा देंगे जिससे इसे हीट मिले। हम इसे इनडायरेक्टली हीट करेंगे। वो हीट इस बीकर के अंदर जो पानी है उसको हीट करेगी, उससे बनेगी स्टीम, और वो स्टीम इस चाइना डिश के अंदर वाली सॉल्यूशन को हीट देगी। तो हम इसे इनडायरेक्टली हीट करेंगे। अगर हम इसे डायरेक्टली हीट कर दें तो ये सॉल्यूशन जल भी सकती है, और थोड़ी देर इसे हीट करने के बाद थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब हम इसे थोड़ी देर बाद देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। इन क्रिस्टल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट है, यानी ये प्योर कॉपर सल्फेट है। तो हमने कॉपर सल्फेट एंड इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रोसेस के अंदर हम एक सॉलिड को पहले हीट करते हैं और थोड़ी हीट देने के बाद उसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उस मिक्सचर के अंदर कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो प्योर मैटर के क्रिस्टल्स होते हैं। तो ऐसे ये प्रोसेस काम करता है। तो हम इसे इंग्लिश में लिख देते हैं और ये बन जाएगी डेफिनेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस that separate a pure solid in the form of crystals from a solution। तो हम क्रिस्टलाइजेशन के अंदर एक सॉलिड को प्योर कर सकते हैं
जैसा हमने अभी करा। तो ये तो गया प्रोसेस। अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, यानी जो सॉल्ट हम यूज़ करते हैं वो सी वाटर से आता है, और वो सॉल्ट जब हम उसे सी से निकालते हैं तो वो इम्प्योर होता है, यानी उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। तो हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करके उस सॉल्ट को प्योर बनाते हैं और वो इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती है। दूसरी एप्लीकेशन है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। और जो एलम होता है यानी फिटकरी, ये एलम इम्प्योर सैंपल्स के अंदर मिक्स हो जाता है, तो उस वक्त हम क्रिस्टलाइजेशन से प्योर एलम को सेपरेट कर लेते। तो ये होगी इसकी एप्लीकेशंस। अब हम ये देखेंगे कि कैसे क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेशन से बेटर है। Some solids may decompose or other like sugar may get charred on heating to dryness। यानी कि जब हम इवापोरेशन करते हैं तो हम उस मिक्सचर को बहुत सारी हीट देते हैं, तो उस मिक्सचर के अंदर जो सॉलिड होगा वो उस हीट से डिकम्पोज भी हो सकता है, और शुगर जैसे कुछ चीज़ें हीट भी पकड़ सकती है, यानी उनके अंदर आग लग सकती है। तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट। तो जब हम इवापोरेशन करते हैं तो कुछ सैंपल्स को हम पहले फिल्टर कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी कॉपर सल्फेट वाली केस के अंदर था, अगर हम इस कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन को फिल्टर करें तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है वो उस फिल्टर पेपर से पास नहीं होगी। जो लिक्विड इम्प्योरिटीज़ है वो उस फिल्टर पेपर से पास होगी, यानी उसके अंदर सॉलिड इम्प्योरिटीज़ फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होगी। और अगर हम इससे फिल्टर करे हुए सैंपल को इवापोरेट करें, वो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ इवापोरेशन के दौरान भी इवापोरेट नहीं होगी। इवापोरेशन में तो सिर्फ लिक्विड ही इवापोरेट होता है, पर जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसके अंदर सिर्फ एक प्योर सैंपल क्रिस्टल बना लेता है। उसके अंदर इम्प्योर सब्सटेंसेस अलग हो जाती है और प्योर सब्सटेंस एक क्रिस्टल बना लेती है, यानी एक जगह पे सारी प्योर चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे क्रिस्टलाइजेशन नॉर्मल इवापोरेशन से बेटर है। ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन। अब तक हमने बहुत सारे मेथड्स को देखा जिनसे हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। इन मेथड से कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा उस मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, वो उस मिक्सचर की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे तुम्हें और क्लियर होगा। नेम द टेक्निक टू सेपरेट। पहला है बटर फ्रॉम कर्ड, यानी बटर को कर्ड से हम किस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे यूज़ सेंट्रीफ्यूगेशन का, क्योंकि इसके अंदर दो मिसेबल लिक्विड्स हैं और दो मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। दूसरा है सॉल्ट फ्रॉम वाटर, यानी वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है और हमें इन्हें सेपरेट करना है। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे क्रिस्टलाइजेशन या इवापोरेशन, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर एक लिक्विड के अंदर एक सॉलिड डिसॉल्व हुआ है, तो उसके लिए या तो हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं या इवापोरेशन यूज़ करते हैं। कम्फोर फ्रॉम सॉल्ट एक कम्फोर एंड सॉल्ट का मिक्सचर है, उसके अंदर से कैसे हम कम्फोर को अलग कर सकते हैं। तो कम्फोर याद आया कि ये एक सबलाइम सब्सटेंस है, यानी कि जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जब हम इसे हीट करते हैं। तो इस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन का यूज़ करेंगे। ये होगी सेपरेशन की टेक्निक्स। अब देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एक फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर कोई भी नई सब्सटेंस नहीं बनती। तो मान लो कि एक चेंज हो रहा है, यानी किसी चीज़ का परिवर्तन हो रहा है। तो आइस का वाटर के अंदर चेंज हो रहा है। पहले आइस थी सॉलिड, अब वाटर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। पर आइस तो पहले वाटर थी, यानी H2O, और जो लिक्विड है वो भी तो वाटर ही है, यानी H2O। इसके अंदर कोई नई चीज़ तो बनी ही नहीं। तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, यानी फिर से हम वाटर को आइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये चेंजेस टेम्पररी चेंजेस होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। अगर आइस है तो आइस को हम फिर से वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हो गए मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो जो वाटर होता है वो जब वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो भी फिजिकल चेंज होता है। हम उस वेपर को फिर से कंडेंस करके वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये हो गए फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो सिर्फ दिखने के चेंज होते हैं, एक्चुअल में कोई उनके अंदर चेंज नहीं होता। अब देखते हैं केमिकल चेंजेस। इन चेंजेस के अंदर एक्चुअल में एक चेंज होता है, तो इसके अंदर एक नई सब्सटेंस भी बनती है। जैसे कि हम एक मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, तो जब वो मैग्नीशियम रिबन जलेगी और बाद में ये मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले ये थी मैग्नीशियम और बाद में ये बन गई मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे एक नई चीज़ बनी है। तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस, और ये चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते। हम फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ये चेंजेस परमानेंट होते हैं। यानी एक बार अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया तो फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर से मैग्नीशियम के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। और ये एग्जाम्पल हो गया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल जलता है तब भी वहाँ पे केमिकल चेंज होता है, यानी पहले वो कार्बन होता है और बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट बन जाता है। तो ऐसे कुछ चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं और किन्हीं को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो अगर कुछ समझ में आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर।